मॉर्निंग एक और लेक्चर के साथ हम आ चुके हैं और ये लेक्चर है ओबीजी का, जिसका नाम है परपेरियम। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसको पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ऑल एग्ज़ाम्स, कोई सा भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इसके अंदर से क्वेश्चन नहीं आते। मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत आसान है। तो हमारा पढ़ना इसको इसलिए ज़रूरी हो जाता है, सारे एग्ज़ाम्स में आता है, मतलब इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं तो कहूँगा, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं आंसर इसमें क्या लगाऊँ। क्लियर है? तो प्यूपेरियम के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है इसमें और क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्यूपेरियम को हम पोस्टपार्टम भी बोल सकते हैं। अब पोस्टपार्टम की बात कर रहे हैं तो कब से कब तक, पहला लिख सकते हैं हम इसको फॉलोइंग बर्थ या डिलीवरी। इसका मतलब फॉलोइंग का मतलब ये कह सकते हैं आफ्टर बर्थ की बात कर रहे हैं हम। आफ्टर बर्थ के बाद से लेके अप टू 6 वीक तक के पीरियड को हम बोलते हैं। क्लियर है? दूसरी अगर मैं इसकी डेफिनेशन लेके जाऊं तो उसके पहले मैंने ये बोला कि प्यूपेरियम वो पीरियड है जो बेबी के डिलीवरी के बाद से स्टार्ट हो जाता है और 6 वीक तक रहता है। कुछ बच्चों को मैं देखता हूँ वो 6 मंथ तक लिख देते हैं यहाँ पे। क्लियर है? तो ऐसा नहीं लिखना है, 6 वीक मतलब 6 वीक। क्लियर है? ठीक है, तो बात करते हैं कि प्यूपेरियम पीरियड इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। उससे पहले हमको 2 वर्ड समझने पड़ेंगे जिनका मीनिंग आता है, एम्स तक के एग्ज़ाम में इनका मीनिंग आता है और एमएससी के बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, बहुत सारे पेपर्स में मैंने इसको देखा है। तो एक वर्ड सुना होगा आपने इन्वॉल्यूशन और एक सुना होगा सब इन्वॉल्यूशन। तो इन्वॉल्यूशन क्या है, सब इन्वॉल्यूशन क्या है, ये देखते हैं। कई बार हम इसको उल्टा लिख लेते हैं, इनकी डेफिनेशन सही होती है और पूछा गया होता है कि इन्वॉल्यूशन है या सब इन्वॉल्यूशन है। तो सबसे पहले हम इन्वॉल्यूशन की बात करते हैं। इन्वॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या है? इन्वॉल्यूशन वर्ड का मतलब है ऑल बॉडी टिश्यू। ऑल बॉडी टिश्यू, ऑल बॉडी टिश्यू का क्या होना? रिवर्ट बैक। रिवर्ट बैक कैसे होना? रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज। इतनी भी बात अगर आपको आती है तो आप इन्वॉल्यूशन को समझ चुके हैं। मतलब प्यूपेरियम के अंदर एक वर्ड आता है इन्वॉल्यूशन, जिसका मतलब होता है, इन्वॉल्यूशन होता है प्यूपेरियम पीरियड के अंदर, जिसका मतलब है जो भी बॉडी टिश्यूज़, जितने भी बॉडी टिश्यूज़ हैं वो रिवर्ट बैक मतलब वापस चले जाते हैं। कहाँ पे? प्री प्रेग्नेंट स्टेज में। क्लियर है? जैसे हम पढ़ेंगे यूट्रस क्या बन जाता है। यूट्रस क्या होता है हमारा? पेल्विक ऑर्गन होता है, लेकिन वो सिम्फाइसिस प्यूबिस में चले जाता है, एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है, कभी कभी कुछ बनता है। तो वो सारी चीज़ें कब होती हैं? जब प्रेग्नेंट होती है मदर। लेकिन जो नॉर्मल स्टेज है, कोई नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है और उसके जितने भी ऑर्गन हैं एक जगह पे हैं। क्लियर? अब इन्वॉल्यूशन में क्या होता है? प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद जितने भी ऑर्गन हमारे डिलीवरी के टाइम पे या फिर पूरी प्रेग्नेंट स्टेज पे नीचे ऊपर हुए थे, मतलब अपनी जगह से इधर उधर हुए थे, वो वापस से कहाँ पे चले जाते हैं? जहाँ पे उनकी प्री प्रेग्नेंट स्टेज में लोकेशन थी वहाँ पे चले जाते हैं। तो वो कहलाता है इन्वॉल्यूशन। ऑल बॉडी टिश्यू रिवर्ट बैक इन प्री प्रेग्नेंट स्टेज का मतलब है वापस से अपनी जगह पे नॉर्मल पोजीशन पे चले जाना। जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन हैं या ज़्यादातर हम कहें तो पेल्विक ऑर्गन्स हैं उनके बारे में। क्लियर है? जैसे यूट्रस हो गया। क्लियर? अब हमने बोला था ये तो इन्वॉल्यूशन होता है, ऐसा होना चाहिए। अब एक अबनॉर्मल कंडीशन आती है जिसको हम बोलते हैं सब इन्वॉल्यूशन। कई बार लोग समझते हैं सब इन्वॉल्यूशन को इन्वॉल्यूशन और इन्वॉल्यूशन को सब इन्वॉल्यूशन। तो सब इन्वॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सब इन्वॉल्यूशन इसका उल्टा है। सब इन्वॉल्यूशन क्या है? व्हेन बॉडी टिश्यू और ऑर्गन, बॉडी ऑर्गन लिख रहा हूं मैं, नॉट
रिवर्ट बैक इवन आफ्टर डिलीवरी, या हम कह सकते हैं इन प्यूपेरियल पीरियड, परपेरियल पीरियड ना, प्यूपेरियल पीरियड। प्यूपेरियल पीरियड में जो ऑर्गन वापस जाने थे वो नहीं वापस रिवर्ट बैक नहीं हो रहे हैं, तो उस कंडीशन को हमने सब इन्वॉल्यूशन बोला। दोबारा से एक बार मैं बता देता हूँ कि इन्वॉल्यूशन और सब इन्वॉल्यूशन क्या है। आप तो समझ ही गए होंगे कि इन्वॉल्यूशन क्या है, वापस जाना ऑर्गन्स का, और सब इन्वॉल्यूशन का मतलब है वापस नहीं जा पाना। प्रेगनेंसी के बाद नॉर्मली क्या होता है, आपके जितने भी पेल्विक ऑर्गन्स हैं वो वापस रिवर्ट बैक हो जाते हैं नॉर्मल स्टेज में, लेकिन सब इन्वॉल्यूशन का मतलब क्या है, किसी कारण की वजह से ये वापस नहीं हो पाते, मतलब अपनी पुरानी जगह पे नहीं जा पाते, तो वो अबनॉर्मल कंडीशन है। क्लियर हो गया? तो इन्वॉल्यूशन कंडीशन देखने को मिलती है हमें नॉर्मल प्यूपेरियल पीरियड में। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं कि किसको बोलते हैं। एक तो होता है भैया इमीडिएट प्यूपेरियल पीरियड। अगर हम प्यूपेरियल पीरियड को बांटें या परपेरियम पीरियड को बांटें तो 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। एक तो इमीडिएट, एक अर्ली प्यूपेरियल पीरियड या प्यूपेरियम, अर्ली प्यूपेरियम, इमीडिएट प्यूपेरियम, और एक को बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं लास्ट वाले को रिमोट या डिलेड प्यूपेरियम, या इसी को बोला जाता है रिमोट, ये भी याद रखिएगा आप, रिमोट या डिलेड प्यूपेरियम। तो इमीडिएट प्यूपेरियम तो हम बोलते हैं फर्स्ट 24 आवर्स आफ्टर डिलीवरी, वो होता है इमीडिएट प्यूपेरियम। डिलीवरी के पहले 24 घंटे वो कहलाते हैं प्यूपेरियम। डिलीवरी के बाद पहले 24 घंटे, फर्स्ट 24 आवर्स, ये कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इमीडिएट प्यूपेरियम पीरियड कहलाता है। ठीक है। अर्ली प्यूपेरियम पीरियड किसे बोलते हैं, 24 आवर्स आफ्टर द डिलीवरी टू 1 वीक तक के पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली प्यूपेरियल पीरियड, और डिलेड प्यूपेरियल पीरियड बोलते हैं 1 वीक से लेके 1 वीक टू 6 वीक तक के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, डिलेड प्यूपेरियल पीरियड बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो प्यूपेरियल पीरियड अगर कोई पूछे कि इमीडिएट प्यूपेरियल पीरियड कौन सा है, तो आप बोल सकते हैं पहले 24 घंटे आफ्टर द डिलीवरी, दैट इज इमीडिएट। अर्ली 24 आवर्स टू 1 वीक तक के पीरियड को हम अर्ली प्यूपेरियल पीरियड बोलेंगे, और डिलेड प्यूपेरियल पीरियड किसे बोलेंगे, 1 वीक से लेके 6 वीक तक के पीरियड को। क्लियर है? सिंपल है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँ चेंजेस इन यूट्रस। तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो नॉर्मल साइज़ आपको पता होना चाहिए, हमने कई बार डिस्कस किया होगा। तो नॉर्मल साइज़ हमने पढ़ा था 7.5 सेंटीमीटर यूट्रस का, जो कि लेंथ होती है। ये किस में है, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की बात कर रहा हूँ। नॉन प्रेग्नेंट में कितना होता है, 7.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये तो होता है नॉर्मल। प्रेग्नेंट स्टेज में कितना होता है, तो प्रेग्नेंट स्टेज की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, सीधे बात करते हैं किसकी, पोस्टपार्टम या प्यूपेरियल स्टेज की बात, प्यूपेरियल पीरियड की बात करते हैं। तो प्यूपेरियल पीरियड में जस्ट आफ्टर द डिलीवरी, आफ्टर डिलीवरी कितना रहता है, ये तो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी से भी पहले नॉन प्रेग्नेंट स्टेज में इतना होता है यूट्रस का साइज़। तो अब बच्चे की डिलीवरी हो गई तो प्यूपेरियम पीरियड में तो नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन प्यूपेरियन पीरियड में नॉर्मल होते होते 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं। तो प्यूपेरियन पीरियड में अर्ली अगर हम बात करें तो कितना साइज़ रहता है, तो वो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कितना रहता है, तो वो रहता है 20 सेंटीमीटर रहती है लेंथ, ब्रेथ, और ये थी थिकनेस। तो 20 सेंटीमीटर तो रहती है लेंथ, और 12 सेंटीमीटर रहती है ब्रेथ, और 7.5 सेंटीमीटर रहती है थिकनेस। ये है साइज़ इन अर्ली प्यूपेरियम पीरियड में। ठीक है, धीरे धीरे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, इसी स्टेज पे पहुंचना है। लेकिन प्यूपेरियम पीरियड में अगर आए तो आपको ये मेंशन करना है 20, 12 और 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, ये तो नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की बात हो गई। अब अगले बात कर लेते हैं आगे, वेट कितना होता है। तो नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट स्टेज, एक नॉर्मल नॉन प्रेग्नेंट वुमेन है जो अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसके यूट्रस का वेट होता है 60 ग्राम, और प्यूपेरियम पीरियड में कितना हो जाता है यूट्रस,
अरे यूट्रस का सेम हो जाएगा, 60 ग्राम ही रहेगा। देयर इज़ नो चेंजेस इन यूट्रस, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पे किसकी बात करते हैं, यहाँ पे हम यूट्रस की बात कर रहे हैं आफ्टर डिलीवरी और बिफोर प्रेगनेंसी। तो नॉर्मल तो 60 ग्राम रहता है और प्यूपेरियम पीरियड में भी 60 ग्राम रहता है, तो कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलते हमको यहाँ पे यूट्रस के वेट में। क्या बात, किसकी बात कर रहे थे, वेट की। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली। पहला तो हमने क्या पढ़ा, यूट्रस के बारे में पढ़ा कि यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो यूट्रस में हमने एक तो साइज़ का पढ़ा था, 20 × 12 × 7.5, ये हो जाता है क्या, ये थी हमारी थिकनेस, ये थी ब्रेथ और ये थी लेंथ, ये हो जाती है प्यूपेरियम पीरियड में। दूसरा हमने वेट के लिए पढ़ा, तो वेट 60 ग्राम पहले भी रहता है, बाद में भी 60 ग्राम रहता है, नॉर्मल रहता है, कोई वेट पे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्लियर है। तीसरी बात, आते हैं लेकिन वो प्रेग्नेंट स्टेज में आते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं और क्या क्या होता है यूट्रस में। अब यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है, क्या होता है, अगला पॉइंट है मायोमेट्रियम में क्या चेंजेस आएंगे। मायोमेट्रियम में अट्रोफी हो जाएगी। अट्रोफी का मतलब क्या है, साइज से है, लेकिन सेल के नंबर में देयर इज नो चेंजेस इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मायोमेट्रियम की जो साइज़ होगी वो अट्रोफी हो जाएगी। अट्रोफी का मतलब साइज़ का छोटा होना, नंबर ऑफ सेल का मतलब यहाँ पे क्या, नो चेंजेस होंगे, या हम कह सकते हैं कोई भी चेंजेस नहीं होगा सेल के नंबर में। किस में होगा, साइज़ में होगा। साइज़ छोटा हो जाएगा लेकिन सेल जितने होंगे उतने ही रहेंगे, तो नो चेंजेस इन नंबर ऑफ सेल हम कह सकते हैं। किस में, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम क्या है, तो ये यूट्रस में पढ़ा था हमने, मायोमेट्रियम लेयर होती है, ठीक है। तो अगली बात करते हैं और क्या क्या होता है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, हम पढ़ते हैं कौन सा पार्ट, फंडस वाला पार्ट। तो फंडस वाला पार्ट प्यूपेरियम पीरियड में कहाँ पे रहता है, अगला पॉइंट लिख सकते हैं मायोमेट्रियम के बाद इसको। तो फंडस वाला पार्ट रहता है हमारा किस में, अम्बलाइकस कह सकते हैं हम, अम्बलाइकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। सिम्फाइसिस प्यूबिस के बीच में, तो मैं ये लिख सकता हूँ मिडवे बिटवीन जो आपका ये अम्बलाइकस है और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है। तो हमारे यूट्रस, अगर आपने यूट्रस पढ़ा होगा तो यूट्रस का फंडस कहाँ पे होता है ये आपको पता होगा, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, बॉडी, फंडस और नीचे आपका स्थमस और जो सर्विक्स वाला एरिया है, ठीक है। तो ये है आपका अम्बलाइकस, ठीक, और ये सिम्फाइसिस प्यूबिस वाला एरिया है। तो इसके बीच में यहाँ कहीं पे आपका फंडस रहता है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब फंडस रहता तो है, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से कितना ऊपर रहता है, तो आप ये लिख सकते हो 13.5 सेंटीमीटर अबव फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस। फ्रॉम द सिम्फाइसिस प्यूबिस से 13.5 सेंटीमीटर ऊपर रहता है हमारा फंडस। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि यूट्रस में क्या क्या चेंज हो रहे हैं, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अब एक ऑर्गन ऐसा भी है जो रिवर्ट बैक नहीं होता। कौन सा है भैया, चलो उसकी बात बाद में कर लेते हैं। तो हमने बोला कि यूट्रस, पहले यूट्रस का कंप्लीट कर लेते हैं। तो यूट्रस के बारे में कौन कौन सी चीज़ें पढ़ी हमने, एक तो साइज़ पढ़ लिया, ठीक है, लेंथ वगैरह में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वेट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली हमने। उसके बाद हमने मायोमेट्रियम में हमने फंडस भी पढ़ लिया, कहाँ पे रहना है, कितने सेंटीमीटर ऊपर रहना है, ये भी पढ़ लिया हमने। यूट्रस में ये चेंज भी आ रहा है। एक और चीज़, जो आपका एक्सटर्नल ओस होता है, एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस दो चीज़ें होती है ना, तो एक्सटर्नल ओस डज नॉट रिवर्ट बैक, ये रिवर्ट बैक नहीं होता है, डज नॉट रिवर्ट बैक, ये अपनी जगह पे ही रहता है, इस पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता और इसको ज़रूरत नहीं है, ये कह सकते हैं, डज नॉट रिवर्ट बैक। तो ये ऑर्गन रिवर्ट बैक नहीं होता, अपनी ही जगह पे रहता है एक्सटर्नल ओस। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। अगली चीज़ हम बात करते हैं अब कुछ सीक्रेशंस, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब हमने एक और चीज़ पढ़ी थी कि यूट्रस, एक और इसी में यूट्रस में जोड़ लेते हैं। यूट्रस कब, पहले नॉर्मल कंडीशन में पेल्विक ऑर्गन होता है, ठीक है। अब प्यूपेरियम पीरियड शुरू हो गया, पेल्विक ऑर्गन है ना यूट्रस, या एब्डोमिनल ऑर्गन है, ठीक है। तो पेल्विक ऑर्गन तो ये प्यूपेरियम पीरियड में होना चाहिए इसको, लेकिन अब प्यूपेरियम शुरू हो गया, अरे डिलीवरी के जस्ट बाद तो ये सीधे सीधे पेल्विक थोड़ी ना बन रहा है,
नहीं बन रहा है ना। तो पेल्विक ऑर्गन बनने के लिए यूट्रस को कितने वीक का टाइम लगेगा? 2 वीक्स का टाइम लगता है। तो 2 वीक्स के अंदर प्यूपेरियल ऑर्गन बन जाता है, पेल्विक ऑर्गन बन जाता है क्या? यूट्रस। ये बात आपको याद रखनी है। ये पूछा जाता है कि यूट्रस प्यूपेरियम पीरियड में कौन से टाइम पे पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। क्लियर है? रिवर्ट बैक होते होते 2 हफ्ते लगते हैं इसको और यूट्रस फिर से अपने पेल्विक ऑर्गन में पहुंच जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये बात तो थी प्यूपेरियम पीरियड में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो एक और चेंजेस आते हैं, कुछ वजह सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं हमको। क्या देखने को मिलते हैं? तो सीक्रेशन की बात कर लेते हैं। तो सीक्रेशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, टाइम ड्यूरेशन कहें या फिर हम ये कह सकते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग। क्या क्या कंटेंट है सीक्रेशन? ये कौन से सीक्रेशन है? वजाइनल या फिर सर्वाइकल सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं प्यूपेरियम पीरियड में। कुछ वजाइनल या सर्वाइकल सीक्रेशंस प्यूपेरियम पीरियड में देखने को मिलते हैं। तो हमने या तो उनको बोला टाइम के अकॉर्डिंग या फिर बोला अमाउंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से टाइम में क्या होता है। तो पहले 1 से 4 दिन, प्यूपेरियम के पहले 4 दिन में हमें कुछ रेड कलर के सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं। कलर कौन सा? रेड। और ये क्या है? थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कलर, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ उसके अंदर कंटेंट कौन सा होता है। क्लियर है? तो डे पहले से चौथे दिन तक आपको जो देखने को मिलता है वो रेड कलर का सीक्रेशन देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं हम, ये सीक्रेशंस जो भी है वजाइनल सीक्रेशंस या सर्वाइकल सीक्रेशंस जो भी हमें प्यूपेरियम पीरियड में देखने को मिलते हैं, इनको एक नाम दिया है हमने लोकिया। तो अब हम लोकिया के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। प्यूपेरियम पीरियड में लोकिया सबसे इंपॉर्टेंट है और ये आता है एग्जाम में, तो लोकिया आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो रेड कलर का जो भी लोकिया पहले 4 दिन में देखने को मिल रहा है हमको, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला लोकिया रूब्रा। क्या बोला हमने उसको? लोकिया रूब्रा। अब ये रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी की प्रेजेंस होती है। क्या होता है? आरबीसी की प्रेजेंस होती है। अगले 5 से 9 दिन तक कौन सा सीक्रेशन देखने को मिलेगा? हमें येलो कलर के सीक्रेशन देखने को मिलेंगे, जिसको बोलते हैं लोकिया। पूरा नहीं लिख रहा हूँ, लिख लेना आप लोग। सिरोसा। क्या बोलते हैं उसको? येलो कलर के सीक्रेशन को लोकिया सिरोसा बोलते हैं। तो ये येलो कलर किस वजह से देखने को मिलता है? हमें WBC की वजह से देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तीसरा 9 से लेके 14 दिन तक जो सीक्रेशंस आते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं वाइट कलर के। कैसे? वाइट कलर के। और इनको हम बोलते हैं लोकिया अल्बा। क्या बोलते हैं इनको? लोकिया अल्बा। और ये क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि इसमें हमें जो डेसिडुअल सेल्स देखने को मिलती हैं, मतलब यूट्रस की सेल्स देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से वाइट कलर का होता है। तो इस लोकिया को हम बोलते हैं लोकिया अल्बा। क्लियर हो गया? एक और चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ, चलो पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमने बोला प्यूपेरियम पीरियड में कुछ वजाइनल सीक्रेशन या सर्वाइकल सीक्रेशंस देखने को मिलते हैं हमें, जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो 14 डेज तक होता है, लेकिन ये मैक्सिमम 21 डे तक भी हो सकते हैं। तो 21 डे तक भी हम इनको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एक डेफिनेशन लिख देता हूँ। वजाइनल और सर्वाइकल सीक्रेशंस, वजाइनल और सर्वाइकल सीक्रेशंस इन प्यूपेरियम पीरियड 14 to 21 डेज तक हो सकते हैं। क्लियर है? जिनको हमने बोला मैक्सिमम ज़्यादातर 14 डेज तक में हमको देखने को मिलते हैं। तो पहले चौथे दिन में पहले 4 दिन रेड कलर का सीक्रेशन जो कि आरबीसी की वजह से आता है, जिसको लोकिया रूब्रा नाम दिया। दूसरे 5 से 9 दिन तक येलो कलर का सीक्रेशन, जिसको हमने लोकिया सिरोसा नाम दिया, जो WBC की वजह से होता है। और 9 से 14वें दिन में वाइट कलर का सीक्रेशन देखने को मिलता है वजाइनली, जिसको हमने लोकिया अल्बा बोला। और ये किसकी वजह से? डेसिडुअल सेल्स प्रेजेंट होती हैं इस कंटेंट में। क्लियर होगी इतनी बात? तो ये सारा था हमारा लोकिया के बारे में।
लोकिया के बारे में एक और चीज़ कि इसका पीएच कैसा होता है और इसमें जो ऑर्डर देखने को मिलता है, मतलब स्मेल आती है, वो कैसे आती है। तो स्मेल के बारे में मैं बात करूं तो फिशी कलर की स्मेल आती है, फिशी जैसे मछली की स्मेल आती है कुछ इस तरीके की। और जो पीएच होता है इसका वो एल्कलाइन होता है, एसिडिक नहीं होता। क्लियर हो गया। तो लोकिया 2 चीज़ें और आप ऐड कर लेना, ऑर्डर और पीएच इसके बारे में। क्लियर हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, अमाउंट की। ये तो हमने पढ़ा ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग। तो 14वें दिन तक हमको जो सीक्रेशन देखने को मिल रहे थे, ज़्यादातर 14 दिन तक ही देखने को मिलते हैं, लेकिन 21 दिन भी नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है। तो ये नॉर्मल सीक्रेशंस है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब बात करते हैं अमाउंट के अकॉर्डिंग। ये था टाइम के अकॉर्डिंग, अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो एक वर्ड सुना होगा आपने, नॉर्मली जो अमाउंट होता है, नॉर्मली जो अमाउंट होता है सीक्रेशंस का प्यूपेरियम में, वो कितना होता है, वो टोटल अमाउंट होता है। टोटल की मैं बात करूं तो वो होता है, टोटल प्यूपेरियम में आपको 350 ml सीक्रेशंस देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट वीक में इसमें से 250 ml तो फर्स्ट वीक में ही हमारा अमाउंट आ जाता है बाहर। क्लियर है। तो फर्स्ट वीक में सबसे ज़्यादा कंटेंट आ जाता है बाहर 250, और बाकी के 5 मंथ में कितना आएगा, 5 वीक में कितना आएगा, 100 ml आएगा। तो ये बात आपको याद रख लेनी है कि अमाउंट कितना, अमाउंट का सीक्रेशन आ रहा है। अमाउंट के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़ते हैं तो ये है टोटल कितना जो हमारा सीक्रेशन है वो कितना आ सकता है, वो आ सकता है हमारा 350, और फर्स्ट वीक में कितना आता है 250। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। अब नाम के अकॉर्डिंग इनको कुछ बांटा है। तो सबसे पहले अगर हम स्कैंटी सीक्रेशन की बात करें तो ये स्कैंटी क्या होता है। क्लियर है। तो स्कैंटी क्या है, स्कैंटी का मतलब ये है, ये आपके पेरिनियल पैड्स पे डिपेंड करता है। किस पे, पेरिनियल पैड पे। तो स्कैंटी की मैं बात करूं, सपोज ये कोई पेरिनियल पैड है, अगर इसमें क्या है, सैचुरेशन, जो सीक्रेशन का सैचुरेशन है वो लेस देन 2.5 सेंटीमीटर से भी कम है, 2.5 सेंटीमीटर से भी कम है। ठीक है। तो 2.5 सेंटीमीटर से भी कम सैचुरेशन अगर आ रहा है, मतलब ये पेरिनियल पैड था तो उसमें 2.5 सेंटीमीटर भी कवर नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो हम बोलेंगे स्कैंटी सीक्रेशन। क्या बोलेंगे उसको, स्कैंटी सीक्रेशन। क्लियर है। दूसरे की बात मैं करूं तो दूसरे को नाम दिया गया है लेस अमाउंट। स्कैंटी अमाउंट के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं हम। दूसरा है लेस अमाउंट। अब लेस अमाउंट किसे बोलेंगे हम, लेस अमाउंट किसे बोलेंगे, लेस अमाउंट तब बोलेंगे जब ये पेरिनियल पैड लेस देन 10 सेंटीमीटर है तो सही, लेकिन अभी भी 10 सेंटीमीटर से कम सैचुरेशन कर रहा है, 10 सेंटीमीटर से कम इसने कवर किया हुआ है पेरिनियल पैड को, तो लेस अमाउंट। ठीक है। थर्ड में बात करता हूँ मॉडरेट की। किसकी, मॉडरेट की। तो मॉडरेट क्या है, जब पेरिनियल पैड कितना सेंटीमीटर कवर कर रहा है, लेस देन 15 सेंटीमीटर, लेस देन 50 कर तो रहा है लेकिन अभी भी 15 सेंटीमीटर ही कवर कर रहा है, केवल 15 सेंटीमीटर ही कवर कर रहा है, तो वह है मॉडरेट अमाउंट। क्लियर हो गया। इसके बाद आता है हैवी अमाउंट। हैवी अमाउंट का मतलब क्या है, हैवी अमाउंट का मतलब है विद इन 1 आवर। अब यहाँ पे टाइम का बता दिया इसने साफ साफ। ये कब की बात कर रहा है, लेस देन 1 सेंटीमीटर पर आवर की बात हो रही है, लेस देन 10 सेंटीमीटर पर आवर की बात हो रही है सैचुरेशन, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर आर की बात हो रही है। आर के अकॉर्डिंग एक आर में अगर 2.5 सेंटीमीटर से कम अगर सैचुरेशन हो रहा है पेरिनियल पैड का, पेरिनियल पैड हमने चेक किया तो उसमें हमको देखने को मिला 2.5 सेंटीमीटर से भी कम, तो हम उसको स्कैंटी बोलेंगे। अगर हमको देखने को मिला 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर से भी कम, तो उसको हमने लेस अमाउंट बोला। अगर हमको देखने को मिला 15 से भी कम, तो उसको हमने मॉडरेट अमाउंट देखने को मिला, लेकिन कब, 1 घंटे के अंदर। क्लियर है। ठीक है। अब हैवी की बात करते हैं। विद इन 1 आवर ये कंप्लीट सैचुरेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट सैचुरेटेड हो जाएगा, कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाएगा। उसको बोलेंगे हम हैवी अमाउंट सीक्रेशन। क्या बोलेंगे, हैवी अमाउंट सीक्रेशन। दोबारा से एक बार देख लेते हैं फटाफट से, अब केवल डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो पहला तो हमने बोला, पहला हमने क्या बोला, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर आवर। अगर ऐसा है तो इसको हमने बोला स्कैंटी। अगर हमने बोला कि
कि लेस देन 10 सेंटीमीटर पर आवर अगर सैचुरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, सैचुरेशन वर्ड याद रखना, सैचुरेशन का मतलब कितना कवर किया है सरफेस, तो 10 सेंटीमीटर से भी कम किया तो उसको हमने बोला लेस अमाउंट, क्या बोला, लेस अमाउंट, स्कैंटी सबसे कम है, क्लियर है। फिर उसके बाद हमने मॉडरेट अमाउंट क्या है ये बोला, तो मॉडरेट अमाउंट में हमने बोला पैड सैचुरेट तो हुआ है लेकिन कितना हुआ है, लेस देन 15 सेंटीमीटर पर आवर सैचुरेशन, क्या, पर आवर सैचुरेशन, सैचुरेशन, ठीक है, ये आप लिख लेना। अब मैं बात करूं मॉडरेट के बाद मैंने एक हैवी बताया था, तो हैवी में मैंने बोला कि पैड पूरा का पूरा सीक्रेशन से फुल हो चुका है, क्लियर है, कंप्लीटली सैचुरेटेड हुआ है, कब, ये बात अच्छे से याद रखें, कंप्लीट सैचुरेशन इन 1 आवर, तो इसको बोला हैवी। अब आप ये सोच रहे होंगे ये सबसे ज़्यादा है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं। इससे भी ऊपर आता है जिसको बोलते हैं एक्सेसिव, क्या बोलते हैं, एक्सेसिव अमाउंट। एक्सेसिव अमाउंट किसे बोलते हैं, अरे पैड के अलावा क्या होगा, अब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्या होगा, बाहर आ जाएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप फिर से गलत हैं, ऐसा नहीं होगा, पैड कंप्लीटली फिल आउट तो हो जाएगा, मतलब कंप्लीट सैचुरेशन तो होगा, इसमें भी कंप्लीट सैचुरेशन होगा, लेकिन कब, इन 15 मिनट्स, ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। तो 15 मिनट में अगर पैड पूरे तरीके से कंप्लीटली सैचुरेटेड हो गया तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक्सेसिव अमाउंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट लो किया है उतना इंपॉर्टेंट ही ये भी है। अमाउंट के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन किया किसका, प्यूपेरियम सीक्रेशंस का, क्लियर है। तो ये आपको चारों पाँचों याद रखने हैं बहुत अच्छे से, कैसे, बहुत अच्छे से। अब कभी कभी हमें क्या देखने को मिलता है, अगर ये एक्सेसिव सीक्रेशंस देखने को मिल रहा है तो क्या होगा, क्यों हो रहे हैं एक्सेसिव सीक्रेशंस, क्यों हो रहे हैं, एक्सेसिव अमाउंट पढ़ा था ना हमने, तो एक्सेसिव अमाउंट हमें क्यों देखने को मिलता है। अगर आपको कभी भी एक्सेसिव अमाउंट वाला पैड देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि क्या हुआ है, क्या हुआ, किसकी वजह से हो रहा है, सब इन्वॉल्यूशन, सब इन्वॉल्यूशन हो रहा है। मतलब क्या था सब इन्वॉल्यूशन का, कि हमारे प्यूपेरियम पीरियड के टाइम पे जो ऑर्गन रिवर्ट होने थे वो नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, इसकी वजह से सब इन्वॉल्यूशन बोला हमने उसको। तो सब इन्वॉल्यूशन की वजह से ज़्यादातर हमें एक्सेसिव अमाउंट देखने को मिलता है। अगर आपके ऑर्गन रिवर्ट बैक नहीं जाएंगे तो सिक्रीशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसको हमने एक्सेसिव बोला। 15 मिनट में ही पूरा का पूरा पैड फुल हो जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। तो ये तो था एक्सेसिव अमाउंट। अगली बात करते हैं, अब मॉडरेट वगैरह कब देखने को मिलेगा हमें, हो सकता है या तो आपको हैवी या फिर मॉडरेट देखने को मिले। अभी पढ़ा था हमने हैवी और मॉडरेट। हैवी में क्या था कि 1 घंटे में क्या हो रहा है, फिल हो रहा है। मॉडरेट में क्या था, 15 सेंटीमीटर वाला था कि उससे कम हो रहा है। तो हैवी और मॉडरेट अगर देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो गया है। क्या हो गया है, इन्फेक्शन की वजह से आपको हैवी और मॉडरेट टाइप का सीक्रेशन देखने को मिलता है। तो ये 2 बातें भी आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है, 2-3 बार रिवाइज करके 2-3 बार वीडियो को देख के अच्छे से, ठीक, तो आपको ये समझ में आ जाना है बहुत अच्छे से, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाई हमारा जो टारगेट रहता है। V4U का मतलब थोड़ा सा बता देता हूँ। V4U का मतलब ये नहीं था कि इससे कोई अर्निंग करना या कोई फेम वगैरह बनाना। V4U का सिंपल मतलब था चीज़ों को सिंप्लीफाई करना, ठीक है, सिंप्लीफाई करना, उन चीज़ों को सिंप्लीफाई करके देना, आप लोगों तक डिलीवर करना, ठीक है। तो इसी पे हम काम करते हैं और इसका कोई बाकी पर्पस नहीं है। तो चलते हैं आगे की तरफ। और प्यूपेरियम में हम और क्या पढ़ सकते हैं, तो प्यूपेरियम में और भी तो चेंजेस होते हैं। पल्स पे चेंजेस हो सकते हैं। प्यूपेरियम में पल्स कैसे रहती है, या फिर हम बोल सकते हैं टेम्परेचर कैसे रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लड लॉस कितना होता है, टोटल ब्लड लॉस कितना होता है, वो तो हमने सीक्रेशन की बात करी। या हम बोल सकते हैं वाटर लॉस कितना होता है। और हम क्या पढ़ सकते हैं, वेट लॉस भी तो होता होगा, तो वेट लॉस कितना होता है वो भी देखेंगे। और क्या पढ़ सकते हैं हम, फिलहाल इतनी बात करते हैं। तो पल्स कैसी रहती हैं, तो पल्स जब भी रहेंगी आपको बढ़ी हुई इंक्रीज पल्स देखने को मिलेंगी प्यूपेरियम पीरियड में।
इंक्रीज पल्स रहती हैं। कैसी रहती हैं? पल्स इंक्रीज रहती है। टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। कितना नॉर्मल? फिर अब 99 तक हम नॉर्मल लेते हैं, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हम नॉर्मल रहते हैं, या फिर 37.22 सेल्सियस तक हम क्या ले रहे हैं इसको, 2 डिग्री सेल्सियस तक हम नॉर्मल रह रहे हैं। लेकिन अगर आपको टेम्परेचर 100 से ऊपर देखने को मिलता है तो आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है मदर को। क्या हो गया है? इन्फेक्शन हो गया है। क्लियर हो गई इतनी बात। ब्लड लॉस की बात करते हैं। प्यूपेरियम पीरियड में ब्लड लॉस कितना होता है नॉर्मली? तो वजाइनल डिलीवरी हो रखी है, सबको पता है, 500 ml तक तो लॉस होता है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीजेरियन सेक्शन हो रखा है तो सबको पता है 1000 ml तक क्या हो सकता है? ब्लड का लॉस हो सकता है। क्लियर हो गई इतनी बात। तीसरा, सबसे ज़्यादा ब्लड लॉस आपको देखने को मिलता है जब हिस्टेक्टमी होती है। हिस्टेक्टमी क्या है? रिमूवल ऑफ, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है। तो इसमें आपको 1500 ml तक नॉर्मली ब्लड लॉस देखने को मिलता है हिस्टेक्टमी में। क्लियर हो गया। अब होता है वाटर लॉस कितना होता है भैया। वाटर लॉस की बात करूं तो 2 लीटर वाटर लॉस तो आपका फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। कितने में? फर्स्ट वीक में ही हो जाता है। और 1 लीटर वाटर बाकी के बचे हुए प्यूपेरियम के 5वें हफ्ते तक 1 लीटर होता है। मतलब टोटल अगर मैं बात करूं प्यूपेरियम में तो 3 लीटर वाटर लॉस होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बात करता हूं, मैंने क्या बोला, वाटर लॉस फर्स्ट वीक में तो 2 लीटर हो जाता है और बचे हुए 5 वीक में, टोटल 6 वीक होते हैं ना, तो 6 वीक प्यूपेरियम में से 5 वीक में तो बहुत कम, धीरे धीरे 1 लीटर होता है। लेकिन पहले हफ्ते में सबसे ज़्यादा वाटर लॉस होता है, 2 लीटर। टोटल प्यूपेरियम पीरियड में 3 लीटर वाटर का लॉस होता है। वेट लॉस कितना होता है? लेकिन वेट लॉस की बात तो करेंगे हम। वेट लॉस 2 kg होता है, लेकिन इसमें हम कोई प्लेसेंटा का वेट नहीं काउंट करते। एक्सेप्ट लिख देता हूँ, एक्सेप्ट 2 kg लॉस होता है, एक्सेप्ट प्लेसेंटा, फीटस या फिर एमनियोटिक फ्लूइड, इसका वेट काउंट नहीं करेंगे हम, मतलब इनको हटा के, ठीक है। मदर का नॉर्मल वेट पहले कितना था? जैसे 40 kg था, तो उस 40 kg में प्री प्रेग्नेंट स्टेज से कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें से 2 kg वेट लॉस होता है। कब? प्यूपेरियम पीरियड में। तो ये भी क्या है? नॉर्मल है। क्लियर हो गई इतनी बात, आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे आप लोग नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर बनाइए इसके नोट्स, मैं तो कहता हूँ। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन और ओवुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। प्यूपेरियम पीरियड में मेंस्ट्रुएशन पे या ओवुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है? क्लियर है। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे अगली हेडिंग मेंस्ट्रुएशन, लास्ट हेडिंग की बात कर रहा हूँ मैं। मेंस्ट्रुएशन या ओवुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब ये भी प्यूपेरियम पीरियड के अंदर मेंस्ट्रुएशन पे या ओवुलेशन पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। तो एमनोरिया देखने को मिलता है हमें, क्या देखने को मिलता है? एमनोरिया। लेकिन कब तक और किस किस केस में, ठीक है। अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो एमेनोरिया देखने को मिलेगा हमें 6 मंथ तक। कब तक? 6 मंथ तक। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, जितना बच्चे को करना चाहिए पहले 6 मंथ में, तो 6 मंथ तक एमेनोरिया देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर कोई लैक्टेटिंग मदर है, हाँ ठीक है भैया, मदर दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव अमाउंट में नहीं है, तो फिर भी एमेनोरिया देखने को मिल सकता है, लेकिन उसका अमाउंट कम हो जाता है। लैक्टेटिंग मदर है, कभी ओकेशनली पिला दिया तो 3 मंथ तक। और अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है, नॉन लैक्टेटिंग मदर प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी हो गई, अब मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करवा रही, तब भी 1 मंथ तक तो एमेनोरिया नहीं हो सकता, मतलब एमेनोरिया रहेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एमेनोरिया रहेगा 1 मंथ तक। क्लियर हो गई। आपको मेंस्ट्रुएशन तो पता होगा, ठीक है। तो मेंस्ट्रुएशन तो 6 मंथ तक होगा नहीं अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है तो। अगर लैक्टेटिंग मदर है तो 3 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, और अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है तब भी 1 मंथ तक नहीं होती है, क्या आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं स्टार्ट होगी, ठीक है। अब सब कुछ पढ़ा दिया है हमने, तो हम लास्ट में बात कर लेते हैं कि क्या क्या मैनेजमेंट हमको करने चाहिए। एक बात मैं बता दूं आपको, प्यूपेरियम पीरियड क्या है जिसमें किया जाता है मिनिमम एक्शन। ये वर्ड याद रख लेना आप, मिनिमम एक्शन। एक्शन तो आप बहुत कम करते हो, लेकिन मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। क्या पड़ती है? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है।
तो ये बात आप याद रख लेना प्यूपेरियम के मैनेजमेंट के लिए। क्लियर है? मैनेजमेंट में ये वर्ड याद रख लिया आपने। तो सबसे पहले हम चलते हैं डाइट की तरफ। किसकी तरफ? तो डाइट की तरफ। सबसे पहले अरे यार रेस्ट दो, एम्बुलेशन दो। रेस्ट एम्बुलेशन में आपको बना के रखना है क्या? बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा रेस्ट दे दिया या फिर ज़्यादा एम्बुलेशन करा दिया, तो उसके बीच में आपको बहुत सारे लोग रेस्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो रेस्ट और एम्बुलेशन के बीच में आपको बैलेंस बनाना होता है। ऐसा नहीं कि रेस्ट दे दिया, तो रेस्ट देने से बहुत सारी दिक्कतें भी होती हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी बढ़ जाती है, जो उसके इन्वॉल्यूशन ऑर्गन होने हैं वो नहीं हो पाते अगर ज़्यादा ही रेस्ट दे दिया तो आपने रेस्ट और एम्बुलेशन बना के रखना है। दूसरी चीज़, आप डाइट कौन सी देंगे? तो आप रेस्ट दे रहे हैं तो रेस्ट में चांसेस हैं कॉन्स्टिपेशन होने के, मूवमेंट कम हो रहे हैं तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हैं। तो फैब्रिक क्या बोलते हैं उसको? फाइबर डाइट, फैब्रिक बोल, फाइबर डाइट आपको देनी है। क्लियर है? अब बात करते हैं, स्लीप लेनी है लेकिन कितनी लेनी है? तो 8 से 10 घंटे की स्लीप ज़रूरी होती है एक लैक्टेटिंग जो भी प्यूपेरियल मदर के लिए। 8 से 10 आवर्स की नींद बहुत ज़रूरी है। उसके बाद और क्या चीज़ें ज़रूरी हैं भैया? हॉस्पिटल स्टे कितना होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। हॉस्पिटल स्टे कितने दिन का कराओगे? अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं है, 24 से 48 घंटे तक काफ़ी है, इतना हॉस्पिटल स्टे काफ़ी है, ठीक है। अगर उसका सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 6 से 7 डेज तक भी आप उसको हॉस्पिटल स्टे के लिए बोल सकते हैं। क्लियर? आप नहीं बोल सकते, मतलब जो भी फिजिशियन बोलेगा, लेकिन इतना होना चाहिए, 6 से 7 दिन तक हो सकता है, ठीक है। अब ये मत कहना हमारे पड़ोसी तो दूसरे दिन सिजेरियन सेक्शन के आ गए थे घर, हो सकता है, वो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन 6 से 7 डेज़ तक भी अगर हॉस्पिटल में रहता है तो नॉर्मल सिजेरियन सेक्शन में 6 से 7 डेज़ हॉस्पिटल स्टे कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? इतना होना चाहिए। अब बात करते हैं ब्लैडर और बाउल केयर की, ठीक है। तो ब्लैडर और बाउल केयर तो हमने बोल दिया था वहाँ पे कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के चांसेस है। उसको मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ, ब्लैडर एंड बाउल केयर। तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। अगला पॉइंट क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो हो सकता है एक इम्यूनाइजेशन करते हैं आप प्यूपेरियम पीरियड में। क्या करते हैं? इम्यूनाइजेशन। बाकी की चीज़ें अलग बात है, लेकिन आपको एक आपने सुना होगा रोगम, सुना है? रोगम एंटी डी देते हैं हम, रोगम एंटी डी देते हैं, ठीक है। ये भी देना ज़रूरी है। क्यों देना ज़रूरी है इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये बचाता है आपको एरिथ्रोसाइट, जो भी आपका वो होता है हीमोलाइसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। अब इसको पढ़ लेते हैं कि हम रोगम एंटी डी दे क्यों रहे हैं। एक्चुअली अगर सपोज फादर का जो ब्लड ग्रुप है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो नेगेटिव है, फादर का पॉजिटिव है, तो जो फर्स्ट बेबी बना तो उसका RH ग्रुप अगर पॉजिटिव है तो क्या होता है, ड्यूरिंग प्लेसेंटा के सेपरेशन के टाइम पे, प्लेसेंटा जब सेपरेट होता है, क्या होता है, प्लेसेंटा सेपरेट होता है, तो इसके जो एंटीबॉडीज़ होते हैं, ये एंटीबॉडीज़ कहाँ पहुँच जाते हैं? मदर के ब्लड में पहुँच जाते हैं। कब? ड्यूरिंग द प्लेसेंटा के सेपरेट होते टाइम पे। फर्स्ट बेबी को तो कोई दिक्कत नहीं हुई, उसका RH पॉजिटिव था, कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मदर के पास तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन मदर के पास जैसे ही बच्चे पैदा हुआ, इसकी प्लेसेंटा सेपरेट हो रही थी, तो ब्लड के जो एंटीबॉडी थे, क्या थे? एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट थे? पॉजिटिव के अगेंस्ट। एंटीबॉडी बन गए ना, यहाँ से तो एंटीजन गया, पॉजिटिव गया मदर के पास में, तो मदर ने एंटीबॉडी बना दी। अब बच्चा तो है नहीं क्योंकि प्लेसेंटा के सेपरेट होते टाइम हो रहा है, तो एंटीबॉडी बन गई कहाँ पे? मदर के पास में। अब अगर दूसरा बेबी बनेगा, फिर से दूसरा बेबी मदर अगर कंसीव करती है तो क्या होगा? मदर के पास पहले से इसके खिलाफ पॉजिटिव वाला अगर बेबी बनता है तो मदर की एंटीबॉडी इसको पहले ही किल कर देगी। क्या कर देगी? किल कर देगी। इरेथ्रोसाइट फिटेलिस, जो भी आप एरिथ्रोब्लास्टोसिस, जो भी कंडीशन होती है हीमोलाइसिस की, हीमोलाइसिस हो जाएगा बेबी का और बेबी की डेथ हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात?
ठीक है, ये अलग से टॉपिक है कि इसको बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए। दोबारा से एक बार बता रहा हूँ कि RH पॉजिटिव अगर पिताजी हैं और RH नेगेटिव अगर मदर है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट अगर RH पॉजिटिव बन रहा है तो पहला बेबी तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको। लेकिन प्लेसेंटा के सेपरेट होते टाइम ये एंटीबॉडी या एंटीजन डाल दिया इसने मदर के पास में, और जैसे ही मदर के पास में एंटीजन गया तो मदर की बॉडी ने एंटीबॉडी तैयार कर ली अगले बार के लिए। इस बार तो बच्चा डिलीवर हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली बार जैसे ही RH पॉजिटिव पिताजी और RH नेगेटिव माताजी ने कंसीव किया तो माता के पास पॉजिटिव के अगेंस्ट क्या बनी हुई हैं, एंटीबॉडी बन चुकी हैं। तो एंटीबॉडी बन चुकी हैं, जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है वैसे ही क्या होगा इसके पास में, यहाँ से मदर की एंटीबॉडी ही उसको किल कर देंगी। क्या कर देंगी? किल कर देंगी, या उसमें हीमोलाइसिस हो जाएगा। ठीक है, उसकी ब्लड RBC वगैरह सब तोड़ दी जाएंगी और उसकी डेथ हो जाएगी। तो इसको बचाने के लिए हम रोगहम एंटी-D लगाना भी ज़रूरी है प्यूपेरियम पीरियड में। इसके लिए मैंने आपको इम्यूनाइजेशन बताया था। क्लियर हो गया? सबसे इम्पॉर्टेंट प्यूपेरियम पीरियड में एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम कैगल एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। तो कैगल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है। क्यों? जो कि आपके पेल्विक या अब्डोमिनल मसल्स हैं, अब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो कैगल एक्सरसाइज हम मदर को बोलते हैं करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें थी प्यूपेरियम के बारे में। कोई भी क्वेश्चन हो प्यूपेरियम से रिलेटेड तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। कैसा लगा आपको लेक्चर? अपने विचार जैसे भी हैं बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे ऐसी तरीके के लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी हो वो भी बता सकते हैं। तो थैंक यू।